स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं राष्ट्रीय गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार, जो कि आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है। मतलब अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर में हैं तो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर में नहीं देते हैं या किसी प्रकार से नहीं हो पाता है आपका एग्ज़ाम, तो थर्ड ईयर में यानी कि फाइनल ईयर में आपको ये एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। सबसे ख़ास बात ये है इस पेपर की कि ये जो पेपर है इसको पास करना अनिवार्य होता है। पेपर अनिवार्य नहीं है, इसको पास करना अनिवार्य है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, इसमें फेल तो सब मामला आपका जो है वो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए इसको पास करना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो प्रश्न पत्र है ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, बहुत ही हल्का प्रश्न पत्र होता है। ज़्यादा इसमें कठिन क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। आपके सामान्य दिनचर्या से, मतलब जैसे जीएस वगैरह आप पढ़ते रहते हैं, थोड़ा बहुत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसे यहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके, पर्यावरण, प्रदूषण, मतलब बहुत ज़्यादा आपको एकदम डरने की ज़रूरत नहीं कि इसको कैसे तैयार करेंगे। अब आज से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, और ये भी जान लीजिए कि इसका जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, मतलब 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको एक ऑप्शन चूज करना रहेगा और उसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो 100 के 100 क्वेश्चन आपको चूज करना है। 33% अगर आप पा गए तो आपको पास मान लिया जाएगा। इसका नंबर नहीं जुड़ता है। तो मैं कह रहा था हाँ कि आज से मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन आए हैं और आएंगे, मतलब जितने भी पिछले पेपर में क्वेश्चन आए हैं 18, 17, 19, 16, 15 या फिर जो आगे आ सकते हैं, ऐसे सभी प्रश्नों को मैंने एक साथ कर लिया है और उन प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ओके, क्योंकि इसका अगर हम क्लास लें, ऐसे आपसे टॉपिक वाइज बात करें तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो हमें इसे ऑब्जेक्टिव टाइप से ही पढ़ना है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा और आप चाहें तो नोट्स भी इसकी बना सकते हैं कि क्वेश्चन लिख सकते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा हम ये बता देंगे। तो चलिए आज हम लोग इसकी फर्स्ट क्लास लेते हैं। ओके, और पढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको। ओके, इसमें 3 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं आपके जो प्रश्न पत्र हैं। एक तो इतिहास से आता है, दूसरा ज्योग्राफी से यानी पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन आता है, और तीसरा आ जाता है आपका संविधान से रिलेटेड आर्टिकल, अनुच्छेद। तो 3 टॉपिक हैं, एक इतिहास यानी कि राष्ट्र गौरव, फिर पर्यावरण यानी कि आपका ज्योग्राफी, फिर आपका मानवाधिकार यानी कि पॉलिटी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको। ओके, तो आपका जो पहला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर में, वो है सिंधु सभ्यता के लोग थे। अब कैसे थे सिंधु सभ्यता के लोग, कैसे थे? अब यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी शाकाहारी एवं मांसाहारी, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके। अब आपने अगर गाइड पढ़ी होगी और अवध सीरीज पढ़ी होगी तो उसमें इसका आंसर जो बताते हैं वो बताते हैं शाकाहारी। अगर आपने अवध सीरीज पढ़ी होगी तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या बताते हैं? शाकाहारी, जो कि पूर्णतया गलत है। ओके, आपकी जो अवध सीरीज जो गलत भी हो सकती है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे जो गलत हैं। तो इसका आंसर शाकाहारी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन है शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो शाकाहारी भी थे, मांसाहारी थे। मैंने इस पर बहुत ज़्यादा खोजबीन की है और ऑथेंटिक बुक से मैंने इसका आंसर निकाला है। तो ये ध्यान में रखना है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो शाकाहारी, मांसाहारी दोनों थे। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह निर्मित थे। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह निर्मित है, यानी कि जो मोहनजोदड़ो में खुदाई से घर प्राप्त हुए हैं वो किससे निर्मित हैं? ऑप्शन ए गारा से, ऑप्शन बी पत्थर से, ऑप्शन सी ईंटों से, ऑप्शन डी सीमेंट से। किससे बने हुए वो सारे घर जो मोहनजोदड़ो में मिले हैं? तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी है वो सही होगा, यानी ईंटों से। जितने भी मकान मिले हैं खुदाई से सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो में, वो लगभग सारे पक्की ईंटों से बने, पक्की ईंटों से। ओके, तो ईंटों से बने हैं। आपका ये ऑप्शन सी सही होगा। फिर यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मिलती है।
सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मिलती है, किससे मिलती है? आभूषणों से, मोहरों से, खिलौनों से या मूर्तियों से। 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। ए आभूषणों से, बी मोहरों से, सी खिलौनों से और डी मूर्तियों से। अब इसका जो ऑप्शन बी है ये सही होगा, यानी मोहरों से जो भी लिपि है उसकी सूचना मिलती है। अब एक चीज़ और जान लीजिए, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा उसके आसपास थोड़ा सा बता दूं आपको, ताकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर दे लीजिए। जैसे जो सिंधु घाटी की लिपि है ये चित्रात्मक लिपि है, मतलब चित्रों के माध्यम से सब कुछ बताया गया है और इस लिपि को अभी पढ़ा नहीं जा सका। ओके, जो सिंधु घाटी की चित्रात्मक लिपि है इसको भी पढ़ नहीं पाए हैं विद्वान, इतिहासकार उसको पढ़ ही नहीं पाए कि लिखा क्या है, क्योंकि वो चित्रात्मक लिपि है। और कहा जाता है कि इसकी लिपि को चूंकि ये लोग पढ़ नहीं पाए इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। कभी कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल, तो आपको कहना है आद्य ऐतिहासिक काल। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से है? आद्य ऐतिहासिक काल। जिस काल की लिपि को पढ़ नहीं सकते उसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। फिर आपका चौथा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में। ओके, आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कई बार आ गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे। ये नहीं पूछ रहा कि परिचित थे, वो कह रहा कि कौन सी ऐसी धातु है जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते हैं, मतलब उसके बारे में उनको ज्ञान ही नहीं था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है कांसा, तीसरा ऑप्शन लोहा और चौथा ऑप्शन सोना। तो इसमें जो ऑप्शन सी है लोहा, ये आपका सही आंसर होगा। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। फिर इसका जो क्वेश्चन है पांचवा, इसमें है सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः कितने वर्ग थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपका ऑप्शन है 4, फिर सेकंड ऑप्शन है 5 और थर्ड ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है आपका 6। जैसे आज हमारा समाज कई वर्गों में विभाजित है, ओके, मतलब कई जातियां, कई धर्म हैं, ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः कितने वर्ग थे? तो इसका जो ऑप्शन पहला है यानी ए ऑप्शन है ये सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरा का पूरा समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग था पुरोहित, नाम भी सुन लीजिए क्योंकि नाम भी हो सकता है आपसे पूछ ले। पहला वर्ग था पुरोहित या विद्वान वर्ग, जिसे पुरोहित कह सकते हैं, विद्वान कह सकते हैं। दूसरा वर्ग था योद्धा, यानी जो युद्ध करते थे। तीसरा वर्ग था व्यापारी, जो व्यापार करते थे। चौथा वर्ग था श्रमिक, ओके, जो श्रम करते थे, मेहनत करते थे, सेवा करते थे। तो 4 वर्ग था, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ है? ये आपका छठा क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा या डी रंगपुर। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो छठे क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ये ऑप्शन इसका बी सही होगा, मोहनजोदड़ो। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार, स्नानागार का मतलब होता है नहाने का स्थान। ओके, जैसे आजकल हम बाथरूम भी कहते हैं, जहाँ आप लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं। उस समय क्या होता था, राजा महाराजा के घरों के बीच में कैसे क्या कह सकते हैं जिसको पूल कहते हैं, क्या उसको वाटर पूल कहते हैं, हाँ, तो वो बना होता था, उसको बोलते थे विशाल स्नानागार। तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखना है बात, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। फिर इसका जो 7वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवी देवता कौन थे? प्रमुख, देखिए वो देवी देवता तो पूछ ही रहा है लेकिन एक चीज़ उसमें लगा दे रहा है कि प्रमुख देवी देवता कौन थे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख देवी देवता थे उनमें मातृ देवी भी थी, वृक्ष पूजा, पशुपति, सूर्य, यानी चारों की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो इन सभी की पूजा करते थे, लेकिन प्रमुख जो था वो था मातृ देवी। ओके, ये लोग, इनकी जो प्रमुख देवी देवता थे वो मातृ देवी, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये मातृ सत्तात्मक सभ्यता है और इसमें लोग मातृ देवी की ज़्यादा पूजा करते थे। तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही होगा।
8वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में नहीं है? इनमें से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन है आपका हड़प्पा, फिर ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी इनाम गांव, ऑप्शन डी बनवाली। तो इसका जो आंसर है वो सभी को आपको पता होगा। इसमें जो ऑप्शन आपका सी है, ओके, इनाम गांव, ये सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में नहीं आता है। जबकि हड़प्पा तो जानते ही हैं, कालीबंगा भी आता है, बनवाली भी आता है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन सी है इनाम गांव, ये सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन सी इनाम गांव होगा, सही होगा। 9वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की कांसे की विश्व प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली है? ओके, तो ये जो आपका 9वां क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में एक कांसे की विश्व प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति मिली है, यानी एक डांसर है, लड़की है, उसकी मूर्ति मिली है, वो कहाँ से मिली है? तो देखिए इसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम आ जाती है, बार बार पेंसिल जो है मेरा गायब हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कम क्वेश्चन आज ले पाऊँ, पहला दिन है। ये जो ऑप्शन इसमें आपका पहला है हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। तो कौन से स्थान पर विश्व प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति मिली है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मूर्ति मिली है जो नाचते हुए दिखाई गई है, ओके, डांस करते हुए, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा उसका है। तो मोहनजोदड़ो से मूर्ति मिली है। ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर है सी, आंसर सी। सिंधु सभ्यता की जो कांसे की विश्व प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है इसका, वह कौन सी नदी है जिस पर हड़प्पा बसा हुआ है? ओके, कौन सी नदी है जिस पर हड़प्पा जो नगर था वो बसा हुआ था? हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया नगर है, ये भी जान लीजिए। सबसे पहले किस नगर को खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता में? तो हड़प्पा नगर को। और हड़प्पा नगर किस नदी पर बसा हुआ था? आपके ऑप्शन है सिंधु, झेलम, सरयू या रावी। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये सही होगा। रावी नदी पर हड़प्पा बसा हुआ था, ओके, अभी भी बसा हुआ है, हालांकि उसका नाम चेंज हो गया। तो हड़प्पा जो था, यानी कि हड़प्पा नगर था, वो रावी नदी पर बसा हुआ था, इसी के तट पर वो था। फिर जो है 11वां क्वेश्चन, इसमें है सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? अब यहाँ पर एक विवाद की स्थिति आ जाती है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है, क्योंकि इसमें जो गाइडों में या अवस्थ सीरीज में दिखाया जाता है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि उसमें गलत भी हो सकता है। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? ओके, तो खोजकर्ता इसका ऑप्शन जो है ए दिया है दयाराम साहनी, बी है राखालदास बनर्जी, सी है जॉन मार्शल, डी इनमें से कोई नहीं। तो डी हो ही नहीं सकता, डी आपको कैंसिल करना है। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, तो ये भी नहीं हो सकते। अब बचा ऑप्शन 2, यानी कि दयाराम साहनी या फिर जॉन मार्शल। अब यहाँ आपको समझना है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में पहला खोजा गया नगर था हड़प्पा, मैंने अभी आपको बताया, और हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, इसलिए हम ये कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोजकर्ता का नाम दयाराम साहनी। हालांकि आपको उसमें गाइडों में ये मिलेगा जॉन मार्शल, लेकिन इसको भी समझ लिए, ये जो जॉन मार्शल थे इन्होंने खोज नहीं किया था, इनके नेतृत्व में खोज हुआ था। मतलब ये उस समय भारत के एक प्रमुख आप कह सकते हैं भूगोलवेत्ता थे, तो इनके नेतृत्व में खोज किया गया। जबकि खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी। तो इसलिए ऑप्शन आपका जो ए है ये सही होगा। ऑप्शन ए आप सही लगाएंगे, दयाराम साहनी, क्योंकि पहला नगर इन्होंने ही खोजा था, और जब पहले नगर की खोज हो गई तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई। फिर ऑप्शन है इसका 12वां, सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं होता था? तो ये क्वेश्चन शायद एक बार मैंने बता भी दिया है। इसमें लोहा, तांबा, कांसा, बहुमूल पत्थर दिया हुआ है, तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही है, यानी लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे, लोहे के बारे में सिंधुवासियों को ज्ञान नहीं था, लोहा, ओके। फिर एक
13वां क्वेश्चन है इसका, सिंधु घाटी का अन्नागार किसे कहा जाता था। ओके, मतलब अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार, जहाँ पर अन्न रखे जाते थे, यानी गोदाम वगैरह कह सकते हैं। तो इसमें भी जो आपका ऑप्शन है, पहला लोथल, दूसरा बनवाली, तीसरा मोहनजोदड़ो, चौथा हड़प्पा। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है मोहनजोदड़ो। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। जो सबसे बड़ा अन्नागार मिला है, स्नानागार भी मिला है सबसे बड़ा, और अन्नागार मिला है, दोनों कहाँ मिले हैं, मोहनजोदड़ो में। फिर इसमें 14वां क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा आपसे सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप कैसा था। ओके, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता विकसित थी प्राचीन काल में वो कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी, अर्धनगरीय थी, नगरीय थी या आदिवासी थी। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो सी सही होगा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। आपने कई बार ये नाम सुना होगा। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय। ओके, यानी कि वहाँ पर नगर जैसी स्थिति पाई जाती थी, जैसे आज के नगर नहीं होते हैं कि सब कुछ व्यवस्थित रूप से, नालियाँ ढकी हुई हैं, समकोण पर काटती हैं, सब कुछ मतलब व्यवस्थित रूप से वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहते थे। तो इसलिए कहा जाता है कि वह एक नगरीय सभ्यता थी। अब इसमें जो आपका 15वां क्वेश्चन है, इसमें है कौन सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में नहीं था, मतलब कौन सा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसमें ऑप्शन ए है सुरकोतड़ा, ऑप्शन बी भगतराव, ऑप्शन सी आलमगीरपुर, ऑप्शन डी श्रावस्ती। तो इसका जो ऑप्शन डी है श्रावस्ती, ये आपका सही होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में नहीं आता है, जबकि आलमगीरपुर, भगतराव, सुरकोतड़ा ये सारे क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता के ही क्षेत्र थे, लेकिन श्रावस्ती इस क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। तो इस मतलब ये जो फर्स्ट वीडियो है इसमें हम 15 ही क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ जा रही बार बार, ये जो पेंसिलें गायब हो जा रही, तो इसको हम ठीक करके फिर मतलब इसके जस्ट बाद ही आएगा इसका सेकंड पार्ट। ओके, उसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और लगभग 1000 प्रश्न हमको करना है। तो मतलब मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आपका एक कंप्लीट हो जाए। पहले मैं इतिहास के जितने भी क्वेश्चन आए उनको लूँगा, फिर पर्यावरण के, फिर आपके संविधान वाले क्वेश्चन। ओके, तो इसको आपको पढ़ना है और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना है, और वेट करना है सेकंड पार्ट का, जो कि जल्दी जल्दी अपलोड होगा।